जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा में हमने पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। अब दूसरी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। चलो पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए। वर्ग का क्या कराए? बोध। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? यानी पूरी जाति का ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी जाति या पूरी वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्ति शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की बात हो रही है। मनुष्य, वो सभी मनुष्य जाति, पूरी जाति, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो मनुष्य शब्द भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। स्त्री, ठीक है, स्त्री शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। सभी स्त्रियों का यहाँ पे बोध करा रहे, तो सभी स्त्रियों का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा भी है। स्त्री शब्द भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष जातिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा, गाय जातिवाचक संज्ञा, भैंस जातिवाचक संज्ञा, कबूतर जातिवाचक संज्ञा, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा, पंखा जातिवाचक संज्ञा, टीवी, पुस्तक, मोबाइल, नदी, झील, पहाड़, ठीक है ना, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक और जातिवाचक संज्ञा की ट्रिक है दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञाएं वो शब्द होते हैं जिनका कोई आकार होता है। जिनका क्या होता है? आकार, ठीक है ना। वो सारे शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में होंगे। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, ठीक है ना, पूरी गाय जाति का बोध करवा रही है। ठीक है ना, जितनी भी गाय हैं, गीर गाय है, ठीक है ना, और भी गाय के बहुत सारे प्रकार है, और वेस्टिंग गाय है, सभी गाय का बोध करा रहे। तो ये एक जाति का बोध करा है। भैंस, कबूतर, कुत्ता, ये सभी जाति का बोध करा रहे। पुस्तकें बहुत सारी है, जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पुस्तक ये विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। मोबाइल, नदी, झील, पहाड़, चलो इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानोगे आप? जैसे ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी हुई है और इधर है सभी जातिवाचक संज्ञा है, जो विशेष, जो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द है। और ये इधर वाले शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द है, वो इस दुनिया में केवल एक ही है। ठीक है ना, केवल इस संसार में एक चीज ही होगी। वो सारे शब्द किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे दोस्तों। संसार में एक चीज होगी, ठीक है ना, दूसरा उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, तो वो सारे शब्द हैं वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं या पूरे वर्ग का बोध करवाने वाले शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। चलो पढ़ते हैं। राम, ठीक है ना, राम एक क्या है? व्यक्ति है। ठीक है ना, राम के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है ना, जैसा उसका कद है, ठीक है ना, उसका लंबाई, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना, उसका स्वभाव, ऐसा कोई राम है वो दूसरा लड़का नहीं होगा। लेकिन राम क्या है? मनुष्य। क्या है? राम क्या है? मनुष्य। तो मनुष्य पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है ना, मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो मनुष्य में से एक राम क्या है? व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। चंबल एक नदी का नाम है। चंबल एक नदी का नाम है। इस संसार में चंबल नदी एक ही है। ठीक है ना,
तो ये चंबल नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। और ये जो नदी शब्द है, ठीक है ना, ये विशेष जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नदी है वो विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। नदी में बहुत सारी हो सकती है, जैसे चंबल नदी, अमेजन नदी, ठीक है ना, सरस्वती, यमुना, गंगा, ये सभी नदियां हैं, ये सभी क्या है, नदियां। लेकिन वो नदियां व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। चंबल, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ठीक है ना, गोदावरी, ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये संसार में एक ही है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी नदियां, ये सारी क्या है, ये सारी नदियां हैं, क्या है, ये सारी नदी हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये नदी शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। रामायण, ठीक है ना, रामायण इस संसार में एक ही ग्रंथ है, रामायण एक ही पुस्तक है, ठीक है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। रामायण क्या है, पुस्तक है, रामायण क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक पूरे पुस्तक का बोध, पूरी पुस्तक जाति का बोध करवा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पुस्तक। अरावली, अरावली संसार में एक ही है, ठीक है ना, तो अरावली है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और अरावली क्या है, पर्वत है, अरावली क्या है, पर्वत है, ठीक है ना। पर्वत पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए पर्वत शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और अरावली क्या है, एक पर्वत का क्या है, प्रकार है, ठीक है ना, पर्वत है, ठीक है ना। अरावली क्या है, ठीक है ना, एक पर्वत है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं हिमालय, हिमालय भी एक ही है, हिमालय पर्वत एक है, ठीक है, तो हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, और पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, नोट, विशेष तौर पर ध्यान योग्य बात है नोट। नोट में क्या है, चलो पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। किसमें होता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, बहुवचन में होता है। हमने आगे पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसमें होता है, एक वचन में होता है। लेकिन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है वो हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है ना, ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है ना। तीसरी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव अवस्था, जो किसी भाव अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। जो किसी भाव अवस्था, गुण, दशा आदि, स्वभाव, आकार आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ विभिन्न प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं वो स्वतंत्र होती है और कुछ जो है वो प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञाएं वे होती है जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते, हम उनको छू नहीं सकते, ठीक है ना, वो सारी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। ऐसे शब्द जिनको हम, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है दोस्तों। जैसे पढ़ते हैं उदाहरण से, क्रोध, ठीक है ना, क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं अंदर से, ठीक है ना, कि भाई अगला वाला व्यक्ति है वो, उसका मुंह आग बबूला हुआ है, लाल पीला हो रहा है, तो लग रहा है कि वो क्रोध में है, ठीक है ना। तो हम उस क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उस क्रोध को हम स्पर्श या छू नहीं सकते। तो क्रोध शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य शब्द भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आश्चर्य को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन छू या फिर स्पर्श नहीं कर सकते। हंसी, ठीक है ना, हंसी को हम खुद महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हंसी को स्पर्श नहीं कर सकते हंसी को। तो ऐसे शब्द जो
हम खुद महसूस कर सकते हैं लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन छू नहीं सकते, वे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। हंसी, प्रेम, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों अगर किसी शब्द के पीछे पन शब्द जुड़ा है, पन शब्द जुड़ा है तो वह भाववाचक संज्ञा ही होगी। पन अगर जुड़ा है, पा जुड़ा है किसी शब्द के पीछे, बुढ़ापा, ठीक है ना, पन जुड़ा है तो वो भी भाववाचक संज्ञाएं होगी। अगर किसी शब्द के पीछे ता जुड़ा है, ता जुड़ा है तो वो भी भाववाचक संज्ञाएं होगी। मनुष्यता, सौंदर्य, जवानी, प्रार्थना, दया, मिठास आदि ये सभी शब्द है जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों यदि शब्द के पीछे त्व जुड़ा है, शब्द के पीछे त्व जुड़ा है तो भाववाचक संज्ञा होगी। अगर शब्द के पीछे ता जुड़ा है तो वो भी भाववाचक संज्ञा होगी। अगर शब्द के पीछे पन जुड़ा है तो वो भी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो और शब्द के पीछे पा जुड़ा है तो वो भी भाववाचक संज्ञाएं होगी। और ज्यादातर भाववाचक संज्ञा में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, जैसे इसमें ही देख लो, हंसी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जवानी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अमीरी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गरीबी, ठीक है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये सभी, ठीक है, जिन शब्दों के पीछे त्व लगा होता है, ता लगा होता है, पन लगा होता है, पा लगा होता है या ई प्रत्यय जुड़ा होता है, वो सभी लगभग भाववाचक संज्ञाएं होती है। विशेष बात दोस्तों नोट, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? एक वचन में होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका भी प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और भाववाचक संज्ञा का भी प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होते ही, इसमें भाववाचक संज्ञा है अगर बहुवचन में प्रयोग हो जाता है, बहुवचन में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है लेकिन भाववाचक संज्ञा में अगर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलो इसको उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे आगे दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद दो है, एक तो है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये दोनों भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो देखिए दोस्तों संज्ञा के एक तो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर पूछे तो बताना है आपको 5, ठीक है, 5 प्रकार। संख्या के कितने प्रकार है? अर्थ के आधार पर 5 प्रकार है, ठीक है ना। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी, ठीक है ना, दूसरी आप ले लो जातिवाचक, और तीसरी ले लो, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, ये लिख देते हैं जातिवाचक, और तीसरी है भाववाचक, ठीक है ना, भाववाचक, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक संज्ञा, और ये दो भेद है समूहवाचक और द्रव्यवाचक के, ये चौथी है द्रव्यवाचक और पांचवी है समूहवाचक। तो अर्थ के आधार पर अगर संज्ञा के प्रकार पूछे तो आपको 5 करना है। कितने करना है? 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। एक होती है दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपको परीक्षा में व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के
आधार पर पूछे तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है गणनीय संज्ञा, तीसरी है अगणनीय संज्ञा। ठीक है ना, ये 3 प्रकार है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तो सभी परिचित है। अगणनीय, गणनीय यानी गिनती के योग्य, गिनती के योग्य, और इसके आगे जुड़ा है यानी गिनती के योग्य नहीं। ठीक है ना, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। और अगर आधुनिक आधार पर पूछे तो भी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, क्योंकि जातिवाचक के क्या कर दिए? 2 भेद कर दिए हैं। ठीक है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी सर्वसम्मति से पूछे तो संज्ञा है, अपन मान सकते हैं संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। और मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार है दोस्तों। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार है? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम पढ़ रहे थे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चांदी क्या है? तांबा, पीतल, लोहा। ठीक है ना, लोहा ये सभी क्या है? धातु है। ठीक है ना, लोहा, पीतल, तांबा ये सभी क्या है? धातु है। चांदी, प्लास्टिक, तेल, तेल क्या है? ठीक है ना, तेल है द्रव। ठीक है ना, घी, दूध, पानी, गैस, पेट्रोल ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, तेल, घी, दूध, पानी, गैस, पेट्रोल ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे नाम से स्पष्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना, वो द्रव्यवाचक है। ठोस, द्रव, गैस शब्दों का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार है समुदाय, समुदाय या फिर समूहवाची, समूहवाची संज्ञा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है समुदाय। ठीक है ना, समुदाय या फिर समूह, समुदाय या फिर समूह ये जातिवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार है। नाम से स्पष्ट है किसी समूह का बोध कराएंगे। चलो पढ़ते हैं समुदाय। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये जो समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हमेशा क्या होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं। लिखते तो आपको बहुवचन में है, लेकिन हमेशा समूहवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है ना, लगता तो है कि बहुवचन है, लेकिन ये सारे के सारे एक वचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। सभा, सभा बहुत सारे लोगों की क्या होती है? सभा। ठीक है ना, एक समुदाय, एक समूह का बोध कराते हैं सभा। ठीक है ना, सभा, सेना ये सभी शब्द हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग एकता होते हैं तो समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं। सभा, सेना, सेना भी क्या है? समुदाय जातिवाचक संज्ञा है। सम्मेलन, गिरोह, गोष्ठी, गोष्ठी किसको कहते हैं? ठीक है ना, कवियों की क्या होती है? गोष्ठी होती है। कवियों का सम्मेलन होता है ना, कवियों की गोष्ठी होती है, बहुत सारे कवि शामिल होते हैं तो उसको कहते हैं गोष्ठी। क्या कहते हैं? गोष्ठी। तो वो भी क्या है? गोष्ठी भी क्या है? समुदाय संज्ञा है। समुदाय संज्ञा है। जत्था, ठीक है, जत्था, टीम, दल, वृंद, गण, जन, टोली, गुस्सा, ढेर, गुंज, आगार ये सभी के सभी शब्द हैं वो समुदाय का बोध करा रहे, किसी ना किसी समुदाय या फिर समूह का बोध करा रहे, इसलिए
ये सभी के सभी शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।